अगले दिन से रुखसार दफ्तर आने लगी। इसके आने से वाकई दफ्तर महक सा गया। मेरा मॉड खुद बखुद अच्छा हो गया। दिल भी अजीब तरह अंगड़ाई लेने लगा। मैं अपने केबन की शफ़ाफ दीवार के पीछे इसके हसीन वजूद को देख रहा था कि इसने मुझे इंटरकॉम पर कॉल की और बोली, सर, कोई फारूकी साहिब आए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से दो एपिसोड अपलोड हो रही हैं। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुक्रिया। सो मैंने इसे धकेल कर अपने ऊपर से हटाया और इस लड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ। इसके चेहरे से बाल हटाकर देखा तो वो नीम बेहोश और जख्मी लड़की नेहा ही थी। जब वो बेहोश हो जाती तो बिजली के झटकों से उठाया जाता। मैंने इसे आज़ाद किया और जेब से नमक निकालकर इसकी गर्दन में लगाया। वो मेरी बाहों में झोल गई। मैं बोला, हमारा टारगेट मिल गया है, अब लगाना है। मैंने इसे एक चादर में लपेटा और कंधे पर उठाकर बाहर निकल आया। अगर मेरे मिशन का हिस्सा ना होता तो मैं गर्देजी का काम तमाम कर जाता। मैंने गैराज में पहुंचकर बजाय पिछली तरफ से जाने के इसे एक लैंड क्रूजर में लुटाया और उम्र से बोला, हम यहां से जाएंगे। वो बोला, मगर क्यों? मैं बोला, कैमरों की वजह से हम पिछली तरफ से नहीं जा सकते। वो बोला, नहीं, इस तरह बहुत काम खराब होगा। गॉर्ड्स निशाना करेंगे और चेक पोस्टों पर भी अटैक होगा। हम ज्यादा दूर नहीं निकल पाएंगे। तुम ऐसा करो, इसे लेकर निकलो। मैं कैमरों को डीएक्टिवेट करता हूं, मगर याद रहे एक कैमरा सिर्फ 30 सेकंड के लिए बंद होगा। मैंने सर हिला दिया। इसे दोबारा उठा लिया और हम पिछली तरफ आ गए। उमर ने कैमरे का निशाना लिया और एक चुप की फायर की। चुप कैमरे को साइड में लगी। उमर ने अपने डिजिटल मॉनिटर से इसे एक्टिव किया तो इसने कैमरे को 1 मिनट के लिए रिबूट कर दिया। मैं नेहा को उठाकर भागा और दूसरे कैमरे की लोकेशन पर पहुंच गया। यहां भी यही अमल दोहराया और मैं दोबारा से भागकर इस कैमरे की हुदूद से भी निकल गया। इसी वक्त मुनीबा की आवाज उभरी, कंपनी 2 गॉर्ड्स 9 o'clock, यानी हमारी तरफ बाईं हाथ पर 2 गॉर्ड्स आ रहे हैं। ये बातें कैमरे की बंदिश की वजह जानने के लिए आ रहे थे। ये दोनों फौजी गॉर्ड थे, मुकम्मल मुस्तैद और अलर्ट। वो घर को मुकम्मल रेडी हालत में रखकर टार्च की अंदर से बढ़ रहे थे। ये खतरनाक सूरत हाल थी। उनके पास ट्रांसमीटर भी थे। अगर वो बेहोश कर दिए जाते और पीछे से उनको भेजने वालों को जवाब ना मिलता तो फौरी तौर पर रीड अलर्ट हो जाता। अगर उन्हें हम दिखाई दे जाते तो बिला तामुल हम पर निशाना खोल देते। हमें किस्मत ही बचा सकती थी इस सूरत हाल में। वो लम्हा बा लम्हा करीब आ रहे थे। मुनीबा बोली, कंपनी क्लोजिंग एडवाइस, मेरी तरफ से एक्शन हो, यानी वो लोग करीब आ रहे हैं। मुझे कोई हुक्म दिया जाए कि उनको कैसे हैंडल करना है। उमर बोला, स्टैंड बाई। उमर ने इसे कुछ भी करने से मना किया। हम दम साधे बैठे थे। ये तो तय था कि अगर उनकी नज़र हम में से किसी पर पड़ गई तो वो हमें उड़ा देंगे। मुनीबा और उमर दोनों फौजी थे। वो किसी भी सूरत दूसरे फौजियों पर नहीं चला सकते थे। उनको बेहोश करने का मतलब था कि सारे गार्ड्स और रीइंफोर्समेंट को बुलाना, तब भी हमारा मरना तय था। ये चंद लम्हे बड़े खतरनाक थे कि अचानक कुदरत को हम पर रहम आ गया। उनके वायरलेस पर आवाज आई, कैमरे ठीक हो गए हैं। शायद सर्किट का मसला था। ओवर। और दोनों गार्ड्स मुनीबा से महज 10 कदम दौर से वापस चले गए। हम 5 मिनट बाद नेहा के साथ बाहर थे। इसी फौजी जीप में सवार होकर शहर से बाहर की तरफ चले गए। कुछ ही दूर जाकर उमर बोला, यहां पर हम अलग हो सकते हैं। इसने मुझे और नेहा को गाड़ी से उतार दिया। मैंने तमाम सामान और वर्दी उतार दी। मेरे दूसरे कपड़े एक प्राइवेट एम्बुलेंस में थे जो वहां खड़ी थी। इसकी ड्राइविंग सीट पर एक मख्फी सा मिर्दाल था। मुनीबा ने भी ड्रेस चेंज किया और हम दोनों नाजुक मलबूसात में एम्बुलेंस में सवार हो गए। 1 घंटे बाद हम इस खुफिया होटल पर थे जहां मेजर शिराज से जुदा हुए थे। सुबह की हल्की सफेदी फैल रही थी। मेजर शिराज भी पहुंच गया। एक डॉक्टर नेहा को देखने लगा और बोला, इससे मल्टी टाइम्स जबरदस्ती हुआ है और इसे टार्चर भी किया गया है। ट्रीटमेंट खालिस प्रोफेशनल अंदाज में किया गया है। हम दोनों बाहर आ गए। मेजर शिराज बोला, तो बिलाखिर तुमने अपनी ही कर ली। एसएसजी को भी साथ मिला लिया। ओ मैं बोला, तुमने जो हाथ खड़े कर दिए थे, मुझे कुछ तो करना था। वो बोला, मुश्किल ये काम नहीं हो सकता था, मगर जाहिर है उन साल मिशल तुमने कर दिया। इसका कोई सबूत नहीं कि ये काम हमारे कमांडोज का है और कभी गलती से भी ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ओ मैं बोला, जानता हूं, एक ब्यूरोक्रेट के घर ऑपरेशन का मतलब। डॉक्टर 1 घंटे बाद आया और बोला, वो बेहोश है मगर बच जाएगी। मुझे शक है कि शायद वो दिमागी तौर पर अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि टार्चर करने वाले शायद इससे कुछ जानने की कोशिश में थे। इसे बड़े ताकतवर दवाइयां दी गईं ताकि वो सच उगदे। ओ मैं बोला, क्या ख्याल है कि इसने सच अगला होगा? वो बोला, मुझे यकीन है कि जितना पता होगा वो तो बता दिया होगा। बाकी मजीद टार्चर ये जानने के लिए होगा कि वो और क्या जानती है। मैं बोला, ये बात तो खासी खतरनाक है, क्योंकि हम भी इससे काफी कुछ उगलवाना चाहते थे। ओ वो बोला, मेरी माने तो ये कोशिश करना बेकार है। इसे जो भी पता होगा वो ठीक से बता नहीं पाएगी। ओ मैं बोला, थैंक्स डॉक्टर। ओ शिराज बोला, तुम इसे फी अलहाल यही छोड़ दो। हम इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखकर इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जितनी मिल गई ठीक,
बाकी पर फातिहा पढ़ेंगे। मैं घर पहुंचा तो सुबह के 7 बज रहे थे। सोनी जाग रही थी। मैं मसरूफियात का बहाना बनाया और सोने चला गया। मेरी आंख दोपहर को खिली। मेरे मोबाइल पर ज़ैगम की 2 कॉलें आ चुकी थीं। मैंने कॉल अटेंड की तो वो बोला, पप्पू, एक अनोखी बात हुई है। आज सुबह ही गर्देजी ने अपनी सिक्योरिटी को मुकम्मल अपडेट कर दिया है। पूरे घर में पहले से 3 गना ज्यादा फौजी और पुलिस वाले तैनात कर दिए हैं। विजारत को इत्तला दी है कि सिक्योरिटी के हवाले से धमकियां मौसूल हुई हैं। अंदर की इत्तला ये भी है कि एक लाश भी मिली है, मगर लाश को इस खामोशी से गायब किया गया है कि किसी को इसका पत्ता नहीं चल पाया। हमें लगता है कि वो नेहा होगी। ओ मैं बोला, गलत लगता है। नेहा को कल रात मैंने उड़ा लिया है। वो यकीनन उछल पड़ा होगा। वो बोला, क्या नेहा तुम्हारे पास है? मैं बोला, हाँ, यही तो कहा मैंने, नेहा मेरे पास है। वो बोला, ओ कैसी है वो? क्या खबर है? मैं बोला, मालूम नहीं, अभी तो बेहोश है। इसे सख्त टार्चर किया गया है। वो लाश इस आदमी की है जो इसे वहां टार्चर कर रहा था। वो बोला, मगर तुमने ये काम किया कैसे? वहां तो आर्मी और पुलिस की सख्त तरीन पहरादारी थी। ओ मैं बोला, ज़ैगम साहिब, मैं पप्पू अनवर चौधरी हूं, ये क्यों भूल जाते हैं? वो बोला, गर्देजी आज घर से निकला है और मिनिस्टर साहिब से मीटिंग की है। शहर में हाई लेवल अलर्ट है। वो लड़की हर जगह तलाश की जाएगी। शक है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल किया जाएगा। मैं बोला, मेरे पास से इस लड़की को खून निकालना मुमकिन नहीं, बेफिक्र रहिए। मैंने कॉल मुनक़ते की और खुद कलामी करते हुए बोला, वो लड़की कैसे मिल सकती है जब वो उन्हीं की पनाह में है जो इसे ढूंढने पर ममूर हैं। 1 घंटे बाद ज़ैगम के इस दावे की तस्दीक हो गई। बड़े हाई लेवल पर इंक्वायरी हो रही थी कि कल रात इस एरिया में क्या क्या हुआ था। अंदर की बात यह बताई जा रही थी कि गर्देजी के घर अटैक हुआ और उनका खास बॉडीगार्ड मारा गया। पुलिस वाले जख्मी और बेहोश पाए गए। ग्रीन जोन में ऐसा अटैक होना बहुत बड़ी बात थी। इस खबर को निहायत खुफिया रखा गया था। वजीर दाखिला ने सख्ती से इंक्वायरी का हुक्म दिया था। आर्मी इंटेलिजेंस को भी बुलाया गया था। जनरल साहिब और कर्नल ओलेस भी मीटिंग में शरीक हुए। उनको भी कहा गया कि फौरी तौर पर पत्ता लगाएं कि किसने घर में घुसने की कोशिश की है। साथ ही नेहा की तस्वीर दिखाकर कहा गया कि ये दुश्मन की एजेंट है जिसे गर्देजी के पास किसी मजमूम इरादे से भेजा गया था। इसे भी हर सूरत तलाश किया जाए। दोनों इस लड़की को क्या तलाश करते जो उनके पास थी और उन अफराद को क्या ढूंढते जो उनके थे। मुझे बिलो आ गया। मैं पहुंचा तो जनरल साहिब मौजूद थे। वो हसब आदत बना तमहीद बोले, तुमने क्या तय कर रखा है कि हमें हर रोज शर्मिंदा करवाओगे? मुझे तो शेर दिल पर हैरत होती है, इसने कैसे तुम्हारा साथ दे दिया? ओलेस, शेर दिल ने इसे क्यों सपोर्ट किया? कोई जवाब है तुम्हारे पास इस गैर कानूनी काम का? सोचा है कि अगर ये पकड़े जाते मारे जाते और ये बात खिल जाती कि 2 बंदे इंटेलिजेंस के थे और उनको लीड एसएसजी कर रही थी तो क्या होता? मैं बोला, सर, हमने हर तरह से एहतियात की थी और जाहिर है ड्यूटी के लिए कई बार तमाम उसूल पसपुश्त रखने पड़ते हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे मकसद ज्यादा अहम हैं। उसूल। वो लाजवाब होकर बोले, शीराज, लड़की का क्या स्टेटस है? शीराज बोला, सर, हमने इसे बेहोशी की हालत में बोलने पर मजबूर किया। वो इंडियन इंटेलिजेंस की ट्रेंड है, अफगान से भेजी गई थी। 13 साल की उम्र में इंडिया गई और वहां ट्रेन की गई। 1 महीने पहले इसे इस्लामाबाद भेजा गया। इससे पहले 2 असाइनमेंट कर चुकी है। गर्देजी के मामले में भी करीब करीब कामयाब हो चुकी थी, मगर वो किसी बात पर मशकूक हो गया। बात हाथापाई तक पहुंची तो इसने नादानी में इसका मुकाबला किया। इसके मुकाबले ने ही इसे यकीन दिला दिया कि ये कोई एजेंट है। गर्देजी को यही शुबा था कि वो हमारी तरफ से है, मगर जल्द लड़की ने बिक दिया कि वो इंडियन है। गर्देजी के पास से इसे एक फाइल चाहिए थी जिसमें कुछ कैदियों की इन्फॉर्मेशन थी। वो ज्यादा कुछ नहीं जानती। गर्देजी ने इसे जिनसी टार्चर पर रखा और अगर 1-2 दिन और होते तो ये मारी जाती। जनरल ने हुनकारा भरा और बोला, बस इसका जरा हुलिया बदलो और इसे पप्पू के हवाले कर दो। इसने कुछ लोकल कॉन्टेक्ट्स का बताया। शीराज बोला, सर, वही हैं जिनके साथ उन दिनों पप्पू का उठना बैठना है। वो बोले, ओके, लड़की को क्लियर कर दो पप्पू, तुम लड़की का जो चाहो कर लो, बेशक वापस कर दो। इस वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आई। मैंने एक साइड पर होकर कॉल अटेंड की तो इस तरफ एक लड़की खालिस ऑपरेटर वाले अंदाज में बोली, मिस्टर पप्पू अनवर चौधरी? मैं बोला, जी, मैं बोल रहा हूं। वो बोली, सर, मैं मिस्टर जीकीव गर्देजी, चीफ सेक्रेटरी इंटरनल अफेयर्स के ऑफिस से कॉल कर रही हूं। वो अब से मिलना चाहते हैं। मैं हैरान होकर बोला, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो बोली, सर, वो उन इफ्शल एक पर्सनल मीटिंग चाहते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल हो। मैं बोला, ओके, कब? वो बोली, सर, आज रात उनकी रेजिडेंस पर तशरीफ ले आए, 9 o'clock शार्प। थैंक यू। मैं अंदर दाखिल होकर बोला, सर, मुझे गर्देजी ने बुलवाया है। अंदर मौजूद सब बुरी तरह चौंक गए। कर्नल ओलेस बोला, सर,
इसे भेजें, ये बात लीक हो गई हो कि कल रात पप्पू ने ही अटैक किया हो। जनरल साहिब बोले। बेटिया, इंटेलिजेंस तक के लोग नहीं जानते कि पप्पू हमारे साथ काम करता है। कोई भी नहीं जानता था कि इसके पीछे किसका हाथ है। एसएसजी से इन्फॉर्मेशन लीक होना किसी सूरत मुमकिन नहीं। शेर दिल के लड़के 100 बार सर कटा सकते हैं, जुबान नहीं खोल सकते। ओ मैं बोला, सर, मेरा ख्याल है कि पहले मैं जाकर मिल लूं ताकि पता चल सके कि क्या बात है और जानने की कोशिश करूं कि जिसने गद्दारी की है। वो सर हिलाकर बोले, ठीक है शिराज, तुम इसको कोर देते रहो। अगर कोई मसला हो तो इसे मुजरिम कहकर तुम गिरफ्तार कर लेना, बाद में इसका इनकाउंटर प्लान कर लेंगे, कोई भी एजेंसी इसे उठा ना सके। ओ शिराज बोला, राइट सर। मैं वहां से निकला और बोला, लो अब मेरा इनकाउंटर होने वाला है। वो हंस कर बोला, जाहिर सी बात है, तुम्हें हम किसी और एजेंसी के हाथ तो नहीं लगने दे सकते, खुद ही उठाकर कागजों में मार देंगे। तुम नए नाम और हुलिये से दोबारा एक्टिव हो जाओगे, मगर पप्पू की हमेशा के लिए मौत हो जाएगी। मैं खामोशी से वहां से चल पड़ा। अब पता नहीं क्या होने वाला था। अगर पप्पू गद्दार कहलवा कर मारा जाता तो अब कभी ये साबित ना कर पाता कि मैं मुजरिम नहीं था। मैं घर आ गया। रात को 9 बजे में तैयार होकर गर्देजी की तरफ गया। सिक्योरिटी चेक से होकर इसके घर में दाखिल हुआ। मेरी गाड़ी बाहर ही रोक दी गई और मुझे निहत्था अंदर दाखिल किया गया। मैं वैसे भी खाली हाथ था। मुझे शिराज ने ब्रीफिंग दी थी कि अगर कोई मसला हो और बात जान तक पहुंच जाए तो किसी ना किसी तरह पिछली तरफ आ जाओ। यहाँ जो नए फौजी गार्ड तैनात किए गए थे वो मुझ पर गोली चलाने से गुरेज करेंगे और मुझे जिंदा पकड़कर इंटेलिजेंस को देंगे। मैं गर्देजी के ड्राइंग रूम में बैठा था, जहां कल रात ही मैंने एक पुलिस वाले को बेहोश करके लुटाया था। गर्देजी 10 ही मिनटों बाद आ गया। वो खुश शक्ल और मुतासिर कुन पर्सनालिटी का मालिक था। गर्देजी ने मुझसे तपाक से हाथ मिलाया और बोला, हेलो यंग मैन, तुम वाकई में ही काफी क़यामत खेज हो। लड़कियां तो खुदा हो जाती होंगी। ओ मैं बोला, नहीं सर, अब ऐसी भी बात नहीं हो। वो सोफे की तरफ इशारा करके बोला, प्लीज क्या लोगे? मैं बोला, बस सॉफ्ट सा कोई ड्रिंक। इसने मुलाजिम को ड्रिंक ऑर्डर किया और बोला, तुम हैरान हो रहे होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। मैं बोला, जी मैं ये जानने के लिए बेताब हूं। वो बोला, मैं टैलेंट की बड़ी कदर करता हूं। फनकार किसी भी किस्म का हो मुझे फीसनेट करता है। उन दिनों तुमने भी मुझे बड़ा मुतासिर किया। वजारत दाखिला में होने की वजह से मुझे हर किस्म के मामलात की मुकम्मल जानकारी होती है। ऐसे में लाहौर में तुमने बड़े ही मुख्तसर दिनों में जो काम किए वो काबिल तारीफ हैं। तुम लाख मकरो मगर करो, सच ये है कि साबू गैंग, अच्छू पहलवान, सोहराब खान, वाहला और नादिर खान जैसे बड़े बड़े ग्रुपों को तुमने शिकस्त दी है। असलम कुरैशी जैसे जीरक सियासतदान को भी तुमने मात दी और इसकी मौत का बाइस बने। ये कामयाबियां इंतहाई कम अरसे में करना वाकई मामूली बात नहीं। हम आए दिन किसी ना किसी जगह पर ऑपरेशन कराते हैं। पुलिस कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी इतना क्विक रिजल्ट नहीं देती जितना तुमने दिया है। यही वजह है कि तुम मेरी ही नहीं तमाम सरकारी एजेंसियों की नज़र में हो। क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो और इंसदाद दहशतगर्दी वाली एजेंसियां तो तुम पर नज़र रखे हुए हैं। जल्द ही मिलिट्री इंटेलिजेंस भी तुम पर आंख रख लेगी और एक बार मिलिट्री इंटेलिजेंस की नज़र में तुम आ गए तो समझ लो तुम बेमौत मारे गए। मैं उकताहट भरे लहजे में बोला, मुझे यहाँ मेरे कारनामे सुनाने के लिए बुलाया है तो वो मैं जानता हूँ। वो बोला, मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि मैं तुमसे कैसे वाकिफ हूँ। तुम्हारी पूरी फाइल ये रही मेरे पास। एसपी सुहेल की बनाई ये फाइल कल ही पहुंची है। मैं चाहता तो ये फाइल किसी एजेंसी को दे सकता था मगर मैंने नहीं दी और सोचा कि पहले तुमसे मिल लूं। और मैं बोला, क्या वजारत हर मुजरिम के खिलाफ एक्शन लेने से पहले इससे मलती है? वो बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर आर्डर जारी करती है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं बेजारी से बोला, मेरा ख्याल है कि अब हमें बली को थैले से निकाल लेना चाहिए। वो मुझे गौर से देखता हुआ बोला, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरे सारे अंदेशे दम तोड़ गए जब मैं समझ बैठा था कि ये जानता है कि कल वाला में था। ये तो खुद मुझसे काम करवाना चाहता है। मैं बोला, मैं किसी के लिए काम नहीं किया करता, मुझे बस पैसे से मतलब है। वो बोला, ये भी सुन चुका हूं तुम्हारे बारे में कि तुम बस पैसे की जुबान समझते हो, मगर ये सोचो कि मैं तुम्हें कानून की गिरफ्त से दूर रख सकता हूं। मैं बोला, वो काम मैं खुद कर लूंगा, इसके लिए मैंने अब से मदद नहीं मांगी है। मुझे कई दोस्तों की सपोर्ट हासिल है। वो बोला, जानता हूं काशिफ और जैगम को फॉरेन और लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री के लोग हैं। कुरैशी की बहू का तुमसे लगाव भी कोई राज नहीं। उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत ही तुम आज़ाद हो, वरना लोग बेगुनाह होते हुए जेलों में सड़ जाते हैं। तुम पर तो जराइम का यकीन है। मैं बोला, यकीन से कुछ नहीं होता, सबूत होना चाहिए। वो बोला, कम आन, हमारे मुख में सबूत को कौन देखता है? पुलिस इनकाउंटर करना चाहे तो सबूत नहीं देखती, बस आर्डर देखती है। मैं ऐसे आर्डर करा सकता हूं। बोलो क्या कहते हो? मैं उठते हुए बोला, हमारे दरमियान डील नहीं हो सकती। पैसा है तो डील है, वरना ये पुलिस वाली जुबान मुझे समझ नहीं आती। मिलकर अच्छा लगा। इस डील के साथ दोबारा मुलाकात का चांस नहीं। बाय। वो बोला,
एक मिनट बैठो, ठीक है, पैसे मिलेंगे, मगर हुक्म पक्का होना चाहिए। ओ मैं बोला, बताइए, काम की मैं गारंटी देता हूँ। वो बोला, एक लड़की है, नाम नेहा, मैं इसकी तस्वीर है, मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। इसने मुझ पर डोरे डाले तो मुझे शुबा हुआ कि ये किसी की आलाकार है। एक मौका पर इसने मुझ पर हमला किया। मेरा शक यकीन में बदल गया कि कोई एजेंट है। मैंने इसे कैद किया, मगर कल रात ये मेरे खास आदमी को मार कर भाग गई। इसे किसी ने मेरे घर से बाजियाब करवा लिया। मुझे वो लोग चाहिए जो इस लेवल की कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं। साथ ही मुझे ये लड़की चाहिए। ओ मैं बोला, अब किसी सरकारी एजेंसी से मदद क्यों नहीं लेते? वो बोला, नहीं, कई सवाल उठेंगे कि ये लड़की आखिर मेरे पास कैद ही क्यों थी। इसके अलावा मुझे अपने नादीदा दुश्मनों को भी जवाब देना है कि मेरे घर पर अटैक का क्या अंजाम होता है। मैं बोला, मुझे बताइए, मुझे हकीकत में क्या करना होगा, क्योंकि मैं कोई डिटेक्टिव तो हूं नहीं। वो बोला, उन लोगों को कूंडो जो इस लड़की को निकाल कर ले गए। दुवम, लड़की को कहीं से भी वापस लाओ। ये लड़की इंटेलिजेंस वापस नहीं ला सकते, यानी वो जुर्म की दुनिया में कहीं रुपोश है, वहां से तुम ला सकते हो। मुझे बस पत्ता दो, बाकी ऑपरेशन का काम किसी भी सरकारी एजेंसी से करवा जा सकता है। मैं बोला, यानी मैं लड़की और इसके सरपरस्तों का सिर्फ पत्ता चिल्लाओ। ओके, डील की। ओ मैं वापस आ गया और शिराज को तसल्ली दी कि हमारे अंदेशे गलत निकले। वो चाहता है कि मैं लोगों का खोज लगाऊं जिन्होंने इसके घर नकब लगाई। जाहिर है, जो इसकी नाक के नीचे से लड़की को उड़ा सकते हैं, वो इसे इसके घर ही मौत के घाट भी उतार सकते थे। गर्देजी इस खौफ का शिकार था। मैंने एक दिन सोनी के साथ गुजारा और इसे इस्लामाबाद में घुमाया फिराया और शॉपिंग करवाई। वो पहले से बहुत बेहतर थी। अब वो जो जिल्लत का एहसास था वो काफी हद तक ज़ायल होने लगा था। इसमें दोबारा से जिंदगी की रमक जागने लगी थी। इसी शाम हम वापस लाहौर आ गए। जैगम को मैंने समझा दिया कि वो कुछ दिन हाथ पीर समेट कर बैठे। गर्देजी इसे भी शक के दायरे में ला सकता है। दोनों एक जैसी सियासी और समाजी हैसियत रखते थे, मगर उनका ताल्लुक हरीफ जमातों के उहदेदारों से था। नेहा को मैंने इसे यकीन दिलाया था कि वो महफूज है, इंटेलिजेंस इस तक नहीं पहुंच सकती। मैं 3 दिन बाद दफ्तर पहुंचा तो शेख साहिब की कॉल आई। उनके कुछ दोस्त अहबाब मिलने चाहते थे। मैंने उनको वक्त के बाद बुलवा लिया। मुझे पुलिस हेडक्वार्टर भी इत्तिला देना पड़ी कि मैं वापस आ चुका हूं। पहुंच से पहले ही मुझे हेडक्वार्टर में बुलवा लिया गया। एक बार फिर मुझे इंक्वायरी रूम में बिठा दिया गया। वहां 3 बैठे हुए अफराद मौजूद थे। एक तो एसपी सुहेल, जिसका बाजू प्लास्टर में था, दूसरा एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी था और तीसरा इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे क्राइम ब्रांच का था। नादिर खान के केस की तफ्तीश के साथ साथ एक और तफ्तीश शुरू हो गई थी। इस रात के हमले में चूंकि 2 पुलिस वाले मारे गए थे और एक एसपी जख्मी हुआ था तो मामला संजीदा था। एसपी सुहेल बोला, मिस्टर पप्पू अनवर, तुमने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि तुम काम किया करते हो। मैं बोला, फी अलहाल एक छोटा मोटा ऑफिस खोला है, अब प्रॉपर्टी ट्रेल का काम करूंगा। वो बोला, पप्पू, इस रात क्या हुआ था? मैं बोला, ये तो अब बेहतर बता सकते हैं, मैं तो ऐसे मामलात का आदी नहीं हूं। वो बोला, पप्पू, तुम्हारी पूरी जिंदगी एक किताब की तरह मेरे सामने खिली पड़ी है। तुम कब कहाँ थे और क्या कर रहे थे, सब यहाँ दर्ज है। इसमें कहीं भी वो वरक नहीं है जो तुम्हें वो बनाते हैं जो तुम हो। में बोला, एसपी साहिब, आसमान और सीधी बात करेंगे तो मुझे भी समझ आएगी। वो बोला, तुम ट्रेंड हो? मैंने हैरत का मुजाहरा किया और बोला, ट्रेंड किस चीज के लिए? वो बोला, जाहिर है लड़ाई झगड़े और कामबीट के लिए। ओ मैं बोला, हैक, मेरे भाई पहलवान है तो कुश्ती, कबड्डी, देसी टाइप रेसलिंग वगैरह, कुछ यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट्स का भी हल्का फुल्का सा शगल किया, बस इतना ही। ओ वो बोला, पुलिस ट्रेनिंग में इंसान को सख्त से सख्त मराहिल से गुजारा जाता है, बाकी पुलिस सर्विस में इंसान इससे भी कहीं ज्यादा सीखता है। मेरे वो दोनों सिपाही ना सिर्फ ट्रेन थे बल्कि मुंतखब शदा थे। वो हर किस्म के हालात में मुकाबला करने की सकत रखते थे। खुद में भी पुलिस के काबिल अफसरान में शुमार होता हूं। हमला आवर पेशावर डाकू थे। उनकी सारी जिंदगी कत्ल और गारत में गुजरी थी। उनका हमला इतना शदीद और मुनज़्ज़म था कि हम तीनों माहिर पुलिस वाले भी बिल्कुल बेबस हो गए। 2 जान से गए और मैं जान कनी की हालत तक पहुंच गया। ऐसे में 4 खुदकार हथियारों से लैस डाकू एक नहत्ते इंसान के सामने अचानक ही इस बुरी तरह पसपा हो जाएं कि बदतरीन मौत का शिकार हो जाए। ये पातो कोई जादू टोना है, इंतहाई हाई लेवल ट्रेनिंग। ओ मैं बोला, मैंने कहा ना कि मेरे भाई पहलवान है तो अखाड़े की महारत है। वो बोला, महारत और ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है, वो हम पुलिस वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसे में दूसरा बंदा जो आईबी से था बोला, तुम ये बताओ कि तुम्हें किसने किस मकसद के लिए ट्रेन किया है, किस दहशतगर्द जिहादी ग्रुप की सपोर्ट हासिल है तुम्हें? मैं बोला, ये सब फजूल बकवास है। पहली बात, इस रात क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो लोग हमला आवर थे, बकवास हुई और फिर शायद उन पर किसी ने हमला कर दिया। मुझे नहीं मालूम वो कैसे मारे गए। मैं तो खौफ से दबक गया
और इस वक्त निकला जब उनके जाने का यकीन हो गया। वो मुझे झुलाकर बोले, नहीं तुम ने मारा था। ओ मैं बोला, है कोई चश्मदीद गवाह? ये एसपी साहिब खुद मेरी तरह छुपे हुए थे, उनकी गवाही क्या खाक होगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। पहली बार एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट का बंदा उठा और बोला, अच्छा ये बताओ अच्छू पहलवान को क्यों मारा? मैं बेजारी से बोला, अब साला ये अच्छू पहलवान कौन है? वो बोला, अच्छू पहलवान कसूर का एक नामी ग्रामी सिक्का बंद पहलवान था। कहा जाता था कि वो अपने दुश्मनों को अजियतनाक मौत देता था, हाथों से उनकी हड्डियां तोड़कर उनके तड़प तड़प कर मरने का नज़ारा देखता था। इसके खाते में दर्जनों कत्ल, अगवा और डकैती के मामलात दर्ज थे। मैं बोला, आपको इसके मुतालिक ये सब पता था और इसके बावजूद वो जिंदा था, तो लानत है आप लोगों की कारकर्दगी पर। यहाँ ऐसे लोगों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो भड़क कर बोला, बंद करो बकवास। ओ में भी जो अब्बा निप कर उठा और इससे ज्यादा चीख कर बोला, बकवास तुम बंद करो। एक मामूली गुंडे के कमालात ऐसे बयान कर रहे हो तुम लोग जैसे वो कोई सूरमा था। यही औकात है तुम्हारी उन जैसों के नीचे लगे रहना। तुम लोग बस बंद कमरों में पूछ गुछ के बहाने कागज भर सकते हो। हिम्मत है और गर्दों में पानी है तो निकलो उन कमरों से और गर्दी से पकड़कर एक एक को मौत के घाट उतार डालो। शुरुआत मुझसे करके दिखाओ। तुम सालों की पुतली में महज एक फोन कॉल से गीली हो जाती हैं। तुम क्या तफ्तीश कर सकते हो? मैं किसी अच्छू को नहीं जानता और ना किसी नादिर खान को। आज के बाद मुझसे मिलना हो तो वारंट लेकर आना, मुझे गिरफ्तार करना हो तो सबूत लेकर आना, समझे? मैं उनको हिकारत से देखता हुआ बाहर निकल गया। मैं जानता था कि वो खिलाफ कानून मुझे अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी पुश्तपनाही करने वाले निहायत बाअसर ब्यूरोक्रेट थे। मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो तफ्तीश के नाम पर इसकी खाल उधेड़ देते। सिस्टम हमेशा से ऐसा ही था। मैं दफ्तर वापस आ गया। शेख साहिब बमा अपने अहबाब दाखिल हुए। उनको देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। वो सना के वालिद थे। वो भी मुझे देखकर चौंक गए। एक रंग सा चेहरे पर गुजरा, क्योंकि इस वक्त मेरी शोहरत एक जराइम पेशा डॉन टाइप इंसान की थी। मैंने तपाक से हाथ मिलाया और बोले, अरे अंकल तशरीफ रखिए, इतने दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा। शेख साहिब बोले, लगता है अब दोनों का पहले से तारुफ है। वो बोले, जी हाँ। वो हमारे पड़ोसी थे और हमने उन्हें कई कई बार दावत पर मदऊ करना चाहा, मगर कभी मेज़बानी का मौका मुयस्सर ना आ सका। मैं बोला, आपका कहना दुरुस्त है, मगर मेरी किस्मत में भी हीर फेर है। किसी एक मामला में सिक का सांस लेने की मोहलत ही नहीं मिल पाती कि दूसरा शुरू हो जाता है। आफिस बुआए ने खाना लगने की इत्तिला दी तो शेख साहिब हाथ में हाथ डाले चले गए। मैंने सिद्दीकी साहिब से पूछा, स्नाई आपकी साहिबजादी कैसी हैं? वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, अच्छी है, ऑक्सफोर्ड में है। ये बात मैं जानता था। 100 महज सर हिलाकर खामोश हो गया। खाने के बाद मैंने बल्दिया के दफ्तर का रुख किया। वजाहत मेरे साथ था। तभी टाइम खत्म हो चुका था, मगर कोई दफ्तर में मौजूद नहीं था और साइल थे कि साहिब लोगों की आमद के मुंतजिर थे। हमें सीधा टीएमओ के कमरे में घुसता चला गया। वो अंदर एक जवान औरत के साथ हवसनाक बातें करता हुआ काफी पी रहा था। वो औरत शायद अपना काम निकालने की गरज से अपनी भारी छाती से दुपट्टा हटाए इसे खूब नज़ारे दे रही थी। मेरी इस दखल दर मकूलात से वो सख्त बदमजा हुआ और अफसराना तेवर के साथ बोला, क्या बदतमीजी है? कौन हैं आप? मेरी पर्सनालिटी के बाइस इसके अल्फाज मोहतात ही रखे कि कहीं में कोई तोप ना साबित हो जाओ। मैं बोला, एक मुलाकाती, जैसे बाहर हजारों बैठे हैं और अमला है कि गायब है। वो बोला, ब्रेक है। मैं कुर्सी पर बेतकल्लुफी से बैठकर बोला, अच्छा वो तो कब की खत्म हो चुकी हो। शेख साहिब बोला, भट्टी बखेड़े भी तो बहुत हैं मियाँ। खैर, ये अपने सिद्दीकी साहिब एक अदद प्लाट फरोख्त करना चाहते थे, मगर प्लाट पर नाजायज काबजीन ने एक गैर कानूनी सब्जी मंडी सी बना रखी है। कई बार प्यार से कोशिश कर चुके हैं, मगर जाहिर है कि मंडी सालों से है तो वो लोग इसे छोड़ने पर आमादा नहीं। बल्दिया कमेटी में सालों से दरखास्त दायर है कि जगह खाली कराई जाए, मगर जाहिर है वो लोग इनकारी हैं। मैं बोला, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं। वैसे भी ये प्लाट अगर अब बेचना चाहिए तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं खरीदना चाहूँगा। क्या कहते हैं शेख साहिब? वो बोला, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं उनको आपके पास लाया कि आप अनोसट करना चाहते थे तो ये प्लाट एक अच्छी मनी मार्केट के लिए मुनासिब है। यहाँ अच्छी तामीर के साथ 10-12 दुकानें और दफातर बन सकते हैं। मैं बोला, तो फिर जनाब डील फाइनल, जो भी रकम आप हुक्म करे मैं अदा कर देता हूँ। कागजात अनवर चौधरी के नाम से बनवा ले। वो बल्दिया वाली दरखास्तें मुझे दे दूँ। सिद्दीकी साहिब बोले, वो सब तो ठीक है, मगर असल मसला वहाँ सब्जी मंडी का है। मैं बोला, वो गैर कानूनी है, इससे तो वहाँ से हटना होगा। वो मेरे मसले अब फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। वो मोहब्बत बेजारी से बोला, अब काम बताएं। मैंने रिवाल्वर निकाल कर मेज पर रख दिया। सबसे पहले इस औरत का रंग और चेहरा जर्द पड़ गया। मैं बोला, मेरा नाम पप्पू अनवर चौधरी है। यहाँ गोल सर्किल में एक नाजायज सब्जी मंडी कायम है। इसको हटाने की दरखास्तें कई बार जमा कराई जा चुकी हैं। उन्हें अपनी फाइलों से निकालिए और कल दिन 12 बजे तक वो जगह खाली हो जानी चाहिए। इस जगह का नया मालिक मैं हूँ।
समझ गए। और हाँ, एक बात और, कल तक मेरे बारे में दूसरों से पूछ भी लीजिएगा, कहीं मुझे अपना तारुफ दोहराना पड़ा तो अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहेंगे। मैं बाहर निकला तो कई लोगों ने मुझे सलाम किया। वजाहत को लोग बतौर साबू का बंदा जानते होंगे, और इसके साथ मुझे देखकर और भी यकीन हो गया होगा कि मैं साबू से भी बड़ा कोई बदमाश हूं। मैं कारों के शोरूम गया और एक कार देखने लगा। इस बार मैंने एक फॉर व्हील ड्राइव एक 5 डोर गाड़ी खरीदी। पिछली कार खासी तबाह होकर गैराज में खड़ी थी। मैंने सोचा था कि अपने बुंदों को दे दूं। गाड़ी खरीद कर मैं दफ्तर पहुंचा तो अपना परिचारा लिए रुखसार वहां मौजूद थी। इसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर वही मलाहत और सादगी थी जो सामने वाले का दिल मुँह लेती थी। वो बोली, क्या हुआ, मुझे देखकर आप इतना सोच में क्यों पड़ गए? मैं बोला, दरअसल एक खुशगवार हैरत हुई है, तशरीफ रखिए प्लीज। वो बोली, ऑफिस तो अच्छा है अब का। मैं बोला, शुक्रिया। अब मैं एक मार्केट भी बनाना चाह रहा हूं और कुछ काम भी देखना चाह रहा हूं। वो बोली, कोई जॉब मेरे लिए भी हो सकती है? मैं बोला, मगर आपके पास तो एक जॉब थी। वो बोली, बस इसमें कुछ मसाइल हैं। मैं बोला, मेरे पास बस मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब हो सकती है। वो बोली, चलेगी, मुझे इस वक्त ये जॉब भी चलेगी। मैं बोला, अब रहती कहाँ हैं? वो बोली, एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल में अप्लाई किया है। मैं बोला, इसकी ज़रूरत नहीं, हमारे एक जाने वाले हैं, उनके पास कुछ लड़कियां पे अंगेस्ट रहती हैं, शेख बिलाल नाम है उनका। यही प्रॉपर्टी और दीगर ऐसे बिजनेस हैं उनके। अब की रहाइश का मसला हल हो जाएगा और ऑफिस आपके सामने है, कल से ज्वाइन कर लीजिए। वो खुश होकर बोली, ये तो सब बड़ी आसानी से हल हो गया। मैंने महज मालूमात के लिए बोला, अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो कुछ हिचकिचा कर बोली, शायद अपना ही पूछे तो बेहतर होगा, मगर मैं आपको बता दूंगी। मैंने सर हिला दिया। मेरा इरादा किसी लड़की को ऑफिस में रखने का नहीं था, मगर इसका हसीन चेहरा देखकर दिल चाहने लगा कि वो आस पास ही रहा करे। मैंने ऑफिस बॉय से इसके लिए एक केबन और पार्टीशन बनवाने का कह दिया और वजाहत के जिम्मा लगाया कि इसे शेख साहिब के घर ले जाए ताकि वो इसे कहीं एडजस्ट कर ले। मैं दफ्तर से उठने वाला था कि गर्देजी की कॉल आ गई। वो बोला, पप्पू, तुमने मेरे काम के बारे में क्या सोचा? मुझे जल्द अज जल्द रिजल्ट चाहिए। मैं बोला, काम हो रहा है, लड़की की कुछ इत्तलात मिली हैं, वो जख्मी है, इसे रैप और दूसरे हरबों से टार्चर किया गया है, अभी वो सिटीबिल नहीं है। वो यकीनन कायल हो गया कि मैंने दुरुस्त जगह हाथ डाला। बेताबी से बोला, हैक हैक, तुम ठीक कह रहे हो, तुम जैसे भी करके इसे उठवाल आज भी। मैं बोला, इसे उठवाना मुश्किल नहीं है, मैं उन लोगों की ताक में हूं जो इसे वसूल करेंगे। एक बार वो असल मालिकों के हाथ डिलीवर हो जाए, मैं आपको इत्तला दूंगा। वो बोला, ठीक है, मगर देखना चौकना हो जाए, वो लोग बहुत होशियार हैं, लड़की निकल ना जाए। मैं मुस्कुरा कर बोला, उनकी होशियारी को मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। इत्मीनान रखिए, मुझे अपने आप को ही ढूंढने का टास्क मिला था, मुझे अब एक तीर से 2 शिकार करने थे। अगले दिन से रुखसार दफ्तर आने लगी। इसके आने से वाकई दफ्तर महक सा गया। मेरा मूड खुद बखुद अच्छा हो गया, दिल भी अजीब तरह अंगड़ाई लेने लगा। मैं अपने केबन की शफ़ाफ दीवार के पीछे इसके हसीन वजूद को देख रहा था कि इसने मुझे इंटरकॉम पर कॉल की और बोली, सर, कोई फारूकी साहिब आए हैं? मैं बोला, किस सिलसिले में? वो बोली, सर, कहते हैं पर्सनल मीटर है और आप उन्हें जानते हैं। मैंने कहा, ठीक है, भेजें। वो अंदर दाखिल होने वाला सोनी का बाप था, मुझे भूल ही गया था ये मामला। वो बैठ गया। शर्मिंदगी, नदामत और खौफ इसके चेहरे पर रक्सा था। जाहिर है कि मुझ जैसे डॉन के पास मिलने आना वैसे ही इंसान को खौफ में मुब्तला कर देता है।